गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरटीआई स्टूडेंट ऑल ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल चैप्टर उत्पादकता। आपको हम बताते कि प्रत्येक चैप्टर से अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूँ, जिसमें से आपका ये पहला उत्पादकता चैप्टर है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, विदेश की इकनॉमी पर उत्पादकता का क्या प्रभाव पड़ता है। विदेश की इकनॉमी पर उत्पादकता का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, इसमें आपको उत्पादकता आ रहा है, उसका मतलब आप पहले समझिए कि उत्पादकता है क्या। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य डिवाइडेड बाई प्रयुक्त संसाधनों का मूल्य। कहने का मतलब है, यदि संसाधन या स्रोत वही रहते हैं और हमारी आउटपुट में वृद्धि होती है तो उत्पादकता में वृद्धि कहलाती है। तो आपको हम बता दें कि उत्पादकता को सदैव इनपुट तथा आउटपुट के अनुपात से व्यक्त किया जाता है। तो उत्पादकता जो है आपका उत्पादकता जो है विदेश की इकोनॉमी पर उत्पादकता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो मजबूत हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्पादकता की आवश्यकता होती है। उत्पादकता की आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको हम बता दें कि उत्पादकता की आवश्यकता जो है विकसित देशों तथा विकासशील देशों के लिए उत्पादकता का अत्यधिक महत्व है। ऐसे देशों के पास सीमित संसाधन होते हैं और उन्हीं सीमित संसाधनों से उन्हें अधिकतम आउटपुट प्राप्त करनी पड़ती है। ऐसे देशों को अपना कार्य सुरक्षित, सस्ते एवं तीव्रतम तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्पादकता की आवश्यकता जो है सामाजिक विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, तकनीकी विकास के लिए उत्पादकता की आवश्यकता जो है सभी के लिए है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, समान उत्पादन या बनाने वाली इंटरप्राइज कहलाती है। समान उत्पादन या बनाने वाली इंटरप्राइज कहलाती है। देखिए यहाँ एनसीवीटी जुलाई 2015 सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपको एनसीवीटी में पूछे गए हैं। इस टाइप के आपके सवाल हैं इसमें। तो आपका प्रश्न है, उत्पादन या बनाने वाले इंटरप्राइज कहलाती है। उत्पादन करने वाली इंटरप्राइज, सेवा इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइज, मैक्रो इंटरप्राइज। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आपको हम बता दें कि समान उत्पादन या बनाने वाली इंटरप्राइज उत्पादन करने वाली इंटरप्राइज कहलाती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी फर्म को रचनात्मक रूप से दक्ष कहा जाता है अगर वह इसकी उत्पादन लागत कम हो, यह अपने उत्पादन को या उत्पाद को कम कीमत पर बेचता हो, उसका उत्पादन करता है जो ग्राहक चाहते हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रिय हो। तो आपको हम बता दें कि किसी फर्म को रचनात्मक रूप से दक्ष कहा जाता है उसकी उत्पादन लागत कम हो। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किसी फर्म में नई तकनीक लाने का निम्न में कौन एक लाभ नहीं है। किसी फर्म में नई तकनीक लाने का निम्न में कौन एक लाभ नहीं है। भी देखिए एनसीवीटी फरवरी 2016। तो अपशिष्ट वेस्ट में कमी, औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि, नया और बेहतर उत्पाद, बेहतर संचार। तो आपको हम बता दें कि किसी फर्म में नई तकनीक लाने का निम्न में से कौन एक लाभ नहीं है। तो औद्योगिक संबंधों में तनाव में वृद्धि। अगर आप पे तनाव आ जाए तो उसमें वृद्धि जो है लाभ नहीं हो पाएगी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा,
एक वस्तु के उत्पादन के लिए और मशीन की अच्छी चालू स्थिति में रखने के लिए चीज़ें आवश्यक होती है, उनकी सूची को क्या कहते हैं? शेड्यूल, स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टोर। तो एक वस्तु के उत्पादन के लिए और मशीन की अच्छी चालू स्थिति में रखने के लिए इन्वेंट्री आवश्यकता होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 5S फिलॉसफी सोचने की एक तरीका है, यह केंद्रित होती है कास्ट कटिंग पर, वेस्ट प्रबंधन पर, या प्रभावी कार्य स्थल संगठन पर, या प्लानिंग और शेड्यूलिंग पर। तो 5S फिलॉसफी सोचने का एक तरीका है जो प्रभावी कार्य स्थल संगठन पर केंद्रित होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा यदि प्रक्रिया में सामान्य विधि होती है तो क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कम हो गई हो, मुद्रास्फीति बढ़ गई हो, आपूर्ति में वृद्धि हुई है, आपूर्ति कम हो गई है। यदि प्रक्रिया में सामान्य विधि होती है तो कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा उत्पादन क्षमता लिंक्ड बोनस से अक्सर कार्यकर्ता अच्छा कार्य करते हैं, कार्यकर्ता काम छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, अस्वीकार करने की दर ऊंची हो जाती है, हड़ताल और तालाबंदी हो जाती है। तो उत्पादन क्षमता लिंक्ड बोनस से अक्सर कार्यकर्ता अच्छा कार्य करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि NCVT जुलाई 2016 ये सभी प्रश्न VVI है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन एक प्रेरक कारक हो सकता है? प्रेरक कारक हो सकता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रेरक कारक जो है पैसा, तरक्की, प्रमोशन, कार्यस्थल, वातावरण, ये सभी हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? सुरक्षा, कल्याण, स्वास्थ्य या वेतन। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? तो वेतन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा काम के लिए असुरक्षित हालत है, अच्छा प्रकाश, तैलीय फर्श, उचित उपकरण, पर्याप्त वेंटिलेशन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो काम के लिए असुरक्षित जो है तैलीय फर्श है यहाँ पे। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय ISO का हेड क्वार्टर कहाँ है? स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय ISO का हेड क्वार्टर कहाँ है? NCVT फरवरी 2016 का ये क्वेश्चन है। तो आपको हम बता दें कि जिनेवा, टोक्यो, लंदन या न्यूयॉर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्राष्ट्रीय ISO हेड क्वार्टर जो है आपको जिनेवा है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा देश का वर्गीकरण किन आर्थिक कारणों पर आधारित है? औद्योगिकरण, जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त सभी। तो आपको हम बता दें कि देश का वर्गीकरण किन आर्थिक कारणों पर आधारित है। तो आपको औद्योगिकरण, जीवन स्तर पर भी और जीवन प्रत्याशा पर भी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन एक विकसित देश है? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान या जापान। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो निम्न में एक विकसित देश जो है हमारे पास जापान ऑप्शन में है इसमें। तो जापान तो बहुत ही विकसित देश है। आपका आंसर हो जाएगा जापान, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा KYC का अर्थ क्या है? आपको बताना।
तो KYC अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यह पूर्ण रूप से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देश पर आधारित होती है। यह ग्राहक पहचान प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की पहचान, पता, वित्तीय स्थिति, व्यवसाय, अन्य व्यक्तिगत जानकारियों के रूप में होती है। बैंक में या अन्य वित्तीय संस्थानों में खाता खोलने के लिए KYC पंजीकरण अनिवार्य होता है। KYC के लिए ज़रूरी दस्तावेज आपको क्या लगता है, ये आपको मैं क्लियर बता देता हूँ। पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र इत्यादि का उपयोग होता है इसमें। आपको हम बता दें कि KYC का अर्थ होता है मतलब कि कस्टमर से रिलेटेड है। आपका आंसर हो जाएगा B नंबर। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो और ये सब VVI क्वेश्चन है अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, अगले चैप्टर का आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप अगर फीटर ट्रेड से हैं तो आप हमारे चैनल पे मॉडल सेट देख सकते हैं, फीटर थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए मैं मॉडल सेट बनाया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे।